हालात के हवाले से बात कर रहे थे। जैसे सियासी हालात कुछ अच्छी नवीद नहीं सुना रहे, वैसे ही पाकिस्तान के मौशी हालात की हालत भी कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है और दिन ब दिन क्राइसिस जो है वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली एक जो सर्वे सामने आया उसके मुताबिक पाकिस्तान ने महंगाई में मालियाती बहरान के शिकार श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, आम लोग इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो एक्चुअल हमारी इकोनॉमी की इस वक्त क्या कंडीशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल, इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस वक्त इमरान एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। इनसे इसी हवाले से हम बात करेंगे। देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात, रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, ये कहां तक सिलसिला चलेगा और कहां पर जाकर रुकेगा, रुकेगा भी या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि लोगों की जानिब से तो यही दुहाइयां दी जा रही हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, लेकिन शायद हुकूमत के कानों पर जून तक नहीं रेंगती और हुकूमत की जानिब से इसको कम करने की बजाय आए रोज मजीद इसमें इजाफा कर दिया जाता है। यहाँ पर बात कर ली जाए तवानाई के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से रोज टैक्सेस में भी इजाफा कर दिया जाता है और सारा का सारा बोझ आवाम के कंधों पर लाद दिया जाता है। रिसेंटली बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया 34 पैसे, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अभी असल में बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा क्योंकि एक मामला अभी रुका हुआ दिखाई देता है IMF के साथ। हालांकि शराइत तो पूरी कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को किस्त जारी नहीं हुई। आइंदा माह जो है वो बजट भी पेश किया जाएगा, तो मुश्किलात जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बताइएगा कि पाकिस्तान के मौशी हालात, बढ़ती हुई महंगाई, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कहीं जाकर रुकेगा भी या नहीं? जी मिस, आपने बिल्कुल सही फरमाया अपनी सारी डिबेट में कि बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है इस वक्त। जो पाकिस्तान के हालात जो है ना, वो अगर आप श्रीलंका की बात करें, हमें तो ये कंपैरिजन लग रहा है कहीं उसके मुआशती हालात जो हैं वो कहीं खाना जंगी की तरफ जाके सूडान वाली सिचुएशन के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि देखें, हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी, हुकूमत ने महंगाई का बम गिरा दिया आवाम के ऊपर। आए दिन हुकूमत को खुद नहीं समझ लग रही कि महंगाई को उसने कंट्रोल कैसे करना है। एक आम सा आदमी है, अगर वो सुबह के वक्त कोई चीज खरीदने जाता है तो वो उसको 10 रुपए की मिलती है, शाम को जाता है तो वो चीज उसको 15 रुपए की मिलती है, अगले दिन वो चीज गायब हो जाती है, फिर वो चीज अगले दिन उसको 25 रुपए की मिलती है। ये मैं सिर्फ आपको कंपेरिजन बता रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि देखें, एक तो महंगाई, ऊपर से हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, किसी चीज के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई पता चले कि कौन से जखीरा अंदोज हैं जो चीजें को जखीरा कर रहे हैं और उसके ऊपर डबल मुनाफा कमा रहे हैं। अब आप बात करें एक मिडल मैन की, मिडल मैन और जो जो गरीब तबका है। अब अगर हुकूमत कह रही है कि हम 25,000 रुपया सैलरी एक मजदूर की कर रहे हैं, डिफाइंड करें, तो मिस वो 25,000 रुपये की वैल्यू क्या है आज के दौर में? वो 25,000 की वैल्यू है वो जो तकरीबन 8 से 10 हजार रुपये से ज्यादा है नहीं। इस वक्त जो लाख रुपए कमाने वाला जो सैलरी पेशा बंदा था, उस वो अगर अपनी ग्रोसरी के ऊपर अपनी वैल्यू निकालता है तो वो इस वक्त 50,000 रुपया है। अब वो 50,000 रुपये में क्या खाएगा, क्या रेंट देगा, क्या सब कुछ देगा? तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही इस वक्त नाकाम हो चुकी है। देखें, IMF की आप बात करें ना, देखें IMF जो है वो तो हुकूमत जब आती है वो ये कहती है जी बस जी 5 दिन में हल हो जाएगा मसला, बस 10 दिन में मसला जो हल हो जाएगा, बस जी हम बिल्कुल करीब है। लेकिन हुकूमत को ये बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी शराइत है जिसकी वजह से IMF आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप बात करें उसकी शराइत की, तो देखें, आप कभी चीजें महंगी कर रहे हैं, कब तक आप चीजों की कीमतों बढ़ा के, पेट्रोल के ऊपर बढ़ा के कीमत उसकी, फिर बिजली के ऊपर कीमतें बढ़ा, कब तक आप मुल्क को इस तरह चला सकेंगे? देखें, अभी तो जिस तरह की सिचुएशन है, चीन आपकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा है। अभी सऊदी अरब और UAE वो उन्होंने कह दिया है, लेकिन वो फंड भी ट्रांसफर होंगे शायद कि नहीं होंगे, अभी आगे उसके ऊपर क्या डिबेट होती है। क्या वो फिजिकली राइटिंग में आपको गारंटी दे रहे हैं? फिर उसके बाद एशिया तरक्की बैंक जो है उसके ऊपर से भी गारंटी आनी है, उसने भी कुछ रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में डालने हैं। लेकिन इन सब चीजों में डिले आ रहा है। अब वो डिले की वजह क्या है, ये हुकूमत को बताना पड़ेगा। क्या इन चीजों में डिले की वजह आपके मुल्क में इंस्टेबिलिटी तो नहीं है? जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी मुल्क, कोई भी बैंक, कोई भी इदारा आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और कब तक आप इस तरह महंगाई की शरह बढ़ा के आप अपना गुजारा करेंगे? अगर मैं आज के दौर में, आज इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो शायद माइट बी कि अब हुकूमत के पास पेंशनर्स को देने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं होंगे। और ये एक अंदरूनी बहरान है। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात करें तो वो इंटरनल अपने डिपार्टमेंट की सिचुएशन आपको बता सकते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं हुकूमत के। तो मिस, हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले तो मुल्क में स्टेबिलिटी लाए,
ताकि एक लॉ आपके ऊपर डिफाइंड हो, इस सबको पता चले मुल्क में एक बिल्कुल, जमहूरियत ये है, बात मुल्क तो में ढकी छुपी नहीं है कि हुकूमत की कोई पॉलिसी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखाई नहीं देती है। इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने कहा कि हम बड़े मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हक में मुस्तकिल फैसले लगता है कि अभी तो बड़ी दूर की बात है, ये यहाँ पर होने वाला नहीं है। अच्छा इमरान साहब, क्या लगता है आपको? ठीक है, हालात बहुत बुरे हैं, मौशी हालात भी बहुत टाइट हैं और IMF की भी अभी शराइत जो है वो पूरी कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ से भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। आइंदा माह जो बजट पेश होने जा रहा है, हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना होगा और आवाम क्या एक्सपेक्ट करे? देखिए मिस, बात पता है क्या है, बात यह है कि हुकूमत बजट तो दे देगी, लेकिन बजट के ऊपर जो आप अवाम के ऊपर बम फेंकेंगे महंगाई का, उसके बाद अवाम का क्या होगा, ये चीज आप सोचें। अभी वैसे ही अवाम जो है वो पूरी तरह से पिस चुकी है, उनको कोई समझ नहीं लग रही कि यहाँ पे हुकूमत के साथ, हुकूमत हमारे साथ कर क्या रही है। तो सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए कि बजट आने से पहले अवाम को रिलीफ तो देना, किसी जगह के ऊपर कोई चीज शो करें, कोई प्रेजेंटेशन दें, कुछ बताएं कि ताजर तबके के साथ उन्होंने क्या किया, क्या उनको रिलीफ दिया, क्या बिजली इतनी महंगी करने के बाद क्या जो 100 यूनिट या 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला आम बंदा है उसको कोई रिलीफ मिली है? क्या जो ताजिर तबका जो आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, क्या आपने उसको कोई रिलीफ दिया है? बिल्कुल नहीं। हुकूमत बजट तो पेश कर रही है, लेकिन बजट में अब आवाम के लिए होगा क्या, वो हुकूमत को खुद भी आइडिया नहीं है इस चीज का। देखिए, कोई भी सब्सिडी आप देते हैं तो इस वक्त डायरेक्टली IMF आपसे पूछता है कि भाई आप अगर ये सब्सिडी दे रहे हैं तो इसके लिए जो फंड है वो आप कहाँ से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत अपनी मर्जी के बगैर एक 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए या 30 रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकती, तो मैं उस हुकूमत ने बजट क्या पेश करना है? मेरे ख्याल में तो हुकूमत को सबसे पहले ये चाहिए कि बजट आने से, अभी भी इनके पास महीना 1.5 महीना है, बजट आने से पहले एटलीस्ट कम से कम अवाम में जाएं, अवाम को एक रिलीफ दें, ताकि उनको पता चले अवाम को कि ये हुकूमत हमारे लिए कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत मौजूदा हालात में कोई अच्छा बजट दे पाएगी। और अब तो ऐसी सिचुएशन है कि एक मिडिल क्लास बंदा, क्या लोअर तबका जो है वो अच्छा तो इमरान साहब, पूरा जिस तरह से आपने कहा कि अवाम में जाए, अवाम से पूछे, सब्सिडी की आपने यहाँ पर बात की, लेकिन जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो तो ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू कर देती है। वो ये कहती है कि हमें तो खजाना खाली मिला था, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अपनी मराद तो इनकी जानिब से कम नहीं की जाती, जितने भी वज़रा होते हैं इनकी तादाद मजीद बढ़ाती जाती है, जो मराद है उनमें भी कोई कमी नहीं की जाती है। तो ये अपने खर्चे कैसे पूरे करते हैं कौमी खजाने से? मिस, अगर मैं आपसे बात करूं ना कि IMF की तरफ से जो फंड आने हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो उसके ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी भी IMF पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज के ऊपर फोर्स कर रहा है कि आपके मुल्क में जो अशराफिया, जो ब्यूरोक्रेसी है, आप उसके सारे एसेट जो है वो डिक्लेयर करें कि इन लोगों के पास कितने पैसे हैं, इन लोगों के पास इतनी मरात है, आपने इतने इतने हाई फाई बंदे अपॉइंट किए हुए हैं, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि इनके एसेट क्या है। देखें, अगर आप बात करते हैं तो देखें, इस वक्त अशराफिया जो है वो 10-10 गाड़ियां इनके पास पड़ी हैं, इनको मल्टीपल पेट्रोल टास्क मिलते हैं, कोई समझ नहीं लगती इनके पास इतना पैसा आ रहा है या जा रहा है क्या इनके, उसकी बेसिकली तौर पे IMF अब ये चाहता है कि कम से कम एटलीस्ट ये जो अशराफिया हमारे मुल्क की है इसको टैक्स नेट में लाया जाए और इनके एसेट डिक्लेयर किए जाए, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में क्या करप्शन हो रही है, या फिर ये निचले तबके तक कोई रिलीफ जाता भी है या नहीं जाता। अभी बेसिकली तौर पे जो IMF का टॉप एजेंडा जो शामिल है इसमें, वो बेसिकली तौर पे टॉप ऑफ द लिस्ट यही पॉइंट है उनका कि भाई आपके जो अशरफिया है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके जितने भी एसेट हैं वो इसको डिक्लेयर करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मामला है और कोई भी सियासतदान कभी नहीं चाहता कि उसके एसेट जो है वो डिक्लेयर हो, क्योंकि उन्होंने अपने एसेट छुपाए होते हैं। मुझे तो कहीं ये लग रहा है कहीं इस वजह से कहीं FATF जो दोबारा जिससे बड़ी मुश्किल से हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं, कहीं ये ना हो कि वो दोबारा आपको ग्रे लिस्ट से नीचे कर दे, क्योंकि उसकी वजह ये अल्टीमेटली मिस, ये जो करप्शन के पैसे हैं ये आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होकर कहीं बाहर जाते ही है ना। तो एटलीस्ट कम से कम अगर खुदा ना खास्ता इन लोगों ने IMF को ये चीजें ना डिक्लेयर की, तो हो सकता है FATF भी आपके पास बहुत जल्द दोबारा फिर उसी सिचुएशन में आप चले जाएं जिस सिचुएशन में आप आज से 2 साल 2.5 साल पहले थे। दूसरी जो आपने बात की सियासतदानों की ब्लेम गेम की, मिस देखें, ये ब्लेम गेम जो है ये तो PDM में शामिल अब जो 16-15 जमातें ये तो आपस में भी एक दूसरे से हर दफा करती आ रही हैं। लेकिन बात ये है कि देखें, आज के दौर में हर सियासतदान को ये समझना चाहिए कि अब वो सिस्टम नहीं है। आज के दौर में जो आपकी यूथ है वो 1 मिनट में आपकी बात पुरानी पकड़ के आपको गूगल के ऊपर, आपको यूट्यूब के, आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बात का ही जवाब आपको बड़े अच्छे अंदाज में दे देती है।
तो सियासतदानों को अब ये चीज सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान में अब वो चक्कर नहीं है कि आप एक सड़क बना दें तो आपको वोट मिल जाएगा। आप अगर किसी जगह के ऊपर खड़े होकर ये कह दें कि जी ये हमने तो किया नहीं, ये तो पिछली हुकूमतों ने किया, देखें अब वो पिछली बातें छोड़ दें। अब आप बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इस वक्त आपको ये बताना पड़ेगा आपने मुल्क के लिए क्या किया है और आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे हुकूमत जो है सर, क्रेडिट लेने वो की बात आए तो हर पॉलिटिकल बिल- पार्टी की जानिब से सारा क्रेडिट अपने ही खाते में डाला जाता है, और जो मुल्क का इस वक्त ये हाल हो चुका है इसका सारा का सारा खमियाजा दूसरी पार्टीज के ऊपर लाद दिया जाता है। सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देती है कि पीछे कुआं और आगे खाई दिखाई देती है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे मौशी हालात जो हैं वो कैसे ठीक होंगे। आपको क्या लगता है इस वक्त एक्चुअल हमारी मईशत का इनफॉर्मल और फॉर्मल साइज क्या हो सकता है? क्या काफी क्रूशल हालात हैं, और जो पॉलिसीज मौजूदा हुकूमत की जानिब से बनाई गई हैं, क्योंकि बड़े दावे करके ये लोग आए थे कि बड़ी तजर्बाकार टीम है, वो ठीक है? देखिए मैं इस बात ये है कि देखिए हुकूमत जब आई थी उन्होंने दावे तो बहुत किए थे, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आने के बाद इन लोगों ने पूरी आवाम को जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में उलझा के रख दिया। एक तरफ महंगाई हो रही है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आपके, एक तरफ आप प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल। मुल्क में इकॉनमी का इतना बुरा हाल है कि आज आप बांग्लादेश से भी पीछे हैं, आपकी करेंसी देख लें कहाँ कितनी नीचे चली गई है। तो बजाय इसके जो एग्जैक्ट इशू जो मुल्क का है उसको डिफाइन करने की बजाय पाकिस्तान के सियासतदानों ने अवाम को जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में घुसा के रखा हुआ है, जबकि अवाम इस चीज की अवेयरनेस अवाम को है कि अभी ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। देखें हमारे मुल्क में अभी जो इस वक्त जो सियासतदान है इनको चाहिए ये अपनी मेच्योरिटी शो करें, नहीं तो अदरवाइज आने वाले सालों में ये सब अपनी रिस्पेक्ट खो बैठेंगे अवाम में जब जाएंगे। उस वक्त अवाम ने ये नहीं देखना कि इसका ताल्लुक किस पॉलिटिकल जमात से है, उस वक्त अवाम ने ये चीज देखनी है कि भाई आप भी तो इक्तदार में थे, आपने हमारे लिए क्या किया। देखें एक तरफ इस वक्त आपका दोस्त मुल्क चीन है, वो आपके मुल्क में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो अभी ट्रेन सर्विस भी शुरू करना चाह रहा है, ग्वादर से चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है, बस सर्विस उसने आपके बॉर्डर भी ओपन कर दिए। यही टाइम है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त में वो ताजिर तबके को अपने साथ ऑन बोर्ड करे, देखे कि क्या हम इस चाइना की इस प्रपोजल से जहां पे कनेक्टिविटी आगे होने जा रही है हम क्या फायदा उठा सकते हैं। अभी देखें कजाकिस्तान की तरफ से भी शायद तुर्कमानिस्तान की तरफ से भी कोई एलएनजी के भी ट्रक आ रहे हैं। देखें अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मजबूती चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इनका फायदा उठाएं, लेकिन हमारे जो सियासतदान है वो फायदा उठाने की बजाय हमें जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में इतना को उलझा दिया उन्होंने कि अवाम जो है वो खाली यही सोचती है कि आज तो हर हर सियासतदान जो है वो जो कोई गलत काम होता है उसके ऊपर इल्जाम जो है वो पिछली सियासतदान पे डाल देता है, जबकि जो अवाम के जो इशू है ना मिस उसको एड्रेस करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। देखिए अभी जो गरीब आदमी है जिसके जो दिहाड़ीदार तबका है जिसकी अगर 15 से 20 हजार रुपया वो मिनिमम कमा रहा है, तो मिस आप क्या समझती हैं कि वो शाम को अपने घर जब जाता होगा तो क्या वो खुश होकर जाता होगा? आई थिंक सो कि वो परेशान होता होगा कि मैं कल के लिए, आज तो मैंने खा लिया, कल के लिए मैंने क्या करना है। तो इस वक्त सियासतदानों को चाहिए कि एटलीस्ट अपने वो महलों से बाहर निकले और उस गरीब मजदूर के बारे में सोचे जिनके पास कल को इन्होंने वोट लेने जाना है। मिस मुझे तो ऐसी सिचुएशन लग रही है कि कल को जब ये लोग जाएंगे अवाम में तो सजेशंस तो इनको बहुत ज्यादा दी जाती हैं, लेकिन शायद इन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर रखी हैं, कान भी बंद कर रखे हैं, ना ये कुछ देखना चाहते हैं ना ये कुछ सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपने मफादात की बात करते हैं। अच्छा आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पाकिस्तान के मौशी हालात देखते हुए आपको लगता है जो इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वो भी अगर इन्वेस्ट करेंगी तो वो सबसे पहले स्टेबिलिटी देखेंगी। उनको अगर ये नहीं पता होगा कि अगली हुकूमत किसकी होगी या फिर स्टेबल ही नहीं रहेगी ये भी हुकूमत, तो वो किस तरीके से पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करेंगी, ये भी बात एक बड़ी काबिल गौर है। तो आपको लगता है कि ऐसे हालात में इंतखाबात होने चाहिए मुआशी सूरत हाल को देखते हुए? देखें मिस अभी जो सबसे पहले जो टॉप एजेंडा है ना वो दो ऑप्शन हुकूमत के पास हैं। या तो हुकूमत अगर इसी तरह ही किसी भी पॉलिटिकल जमात के साथ बात करने को तैयार नहीं और कोई भी सियासतदान एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो आने वाले दिनों में आपके हालात जो हैं वो शायद माइट भी और मजीद से खराब होंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने उन हालातों से बचना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर माइट भी आपको सबसे पहले इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि देखें एक डेमोक्रेसी सिस्टम है आपका, एक लॉ है आपका, पूरी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इन्वॉल्व है, सारी दुनिया की नजरें आपके मुल्क के ऊपर है, क्योंकि आपने अपने मुल्क में बजाय इसके कि लोगों को बताते कि सैलाब से पाकिस्तान में कितना नुकसान हो गया, कोरोना से हमारी मईशत का जो है वो बुरा हाल हो गया, हमने पूरी दुनिया में जो अपनी पिक्चर शो करवाई है वो पिक्चर ये शो करवाई है कि हमारे सियासतदान जो है वो हमारे मुल्क में हमारी आवाम के दुश्मन है सबसे बड़े, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप इंटरनेशनल व्यूज के ऊपर बात करेंगे तो आज भी अमेरिका
या यूरोप या दूसरे ममालिक जो हैं, उनकी नज़रें अगर वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि आपके मुल्क में हुकूमत किसकी है और आगे क्या होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत के पास दो चॉइस हैं, या तो वो आपस में अपनी कुशीदगी जो है वो कम कर लें, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं, और शायद माइट भी इससे कोई हमारे हालात बेहतर हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आई थिंक सो कि फौरी तौर पे उन लोगों को विदाउट एनी डिले या मजीद वो एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर होगा कि वो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में चले जाएं। और अल्टीमेटली इलेक्शन जो है वो इन सारे क्राइसिस से निकलने के लिए एक वाहिद हल भी है। तो इसको ज़्यादा, इसका मतलब है प्रिलोंग नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पर इलेक्शंस करवा देने एग्जैक्टली। चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इमरान एजाज साहब, माहिर मशरत हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि इस वक्त जिस हद तक अनस्टेबिलिटी पाई जाती है पाकिस्तान के हालात में, सियासी हालात में, जिससे मौशी हालात भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। और तीसरा बहरान साथ साथ क्रिएट जो कर दिया गया है, ये भी हमारे सियासतदानों की जानिब से, जो कि आइनी बहरान है, यानी कि अपने मामलात के अंदर एक प्लेटफॉर्म इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, पार्लियामेंट, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि अदालतों को भी बीच में घसीटा जाता है और इस्टेब्लिशमेंट के इदारे को भी घसीटा जाता है। देखा जाए इन दोनों सुप्रीम इदारों को अगर अपने मफादात की खातिर इसमें लाया जाएगा तो यकीनी तौर पर जो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आवाम दोस्त और मुल्क दोस्त नहीं हो सकती, बल्कि ये तो सही तरीके से अपने मुल्क के साथ दुश्मनी निभाती हुई दिखाई देती हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात दिखाई देते हैं, यहाँ पर आवाम दिखाई नहीं देती है। बहुत से सवालिया निशान यहाँ पर जन्म लेते हैं कि हम कैसी आईनी जमहूरियत में रह रहे हैं जहाँ पर आवाम को ही इनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे। आवाम के जो राइट्स हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, इनको हल नहीं किया जा रहा। हमेशा की तरह आज भी एक सवालिया निशान यहां पर दिखाई देता है कि पाकिस्तान का पुरसाने हाल क्या होगा। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन आज तक पाकिस्तान में रहने वाले आवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पाए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हमारे साथ बनने वाले ममालिक तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान जहां पर खड़ा था आज भी वहीं पर दिखाई देता है। और अगर इनकी खींचातानी ऐसे ही जारी रही, इक्तदार की जंग, कुर्सी की जंग ऐसे ही चलती रही, तो आने वाले दिनों में यह हालात मजीद खराब होते हुए दिखाई देंगे। हम यही उम्मीद कर सकते हैं और यही दुआ कर सकते हैं कि आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। और अभी भी वक्त है, होश के नाखून ले लिए जाएं, अगर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं तो किसी नतीजे पर पहुंचा दिए जाएं, ताकि पाकिस्तान के लिए, हमारी रियासत के लिए हालात बेहतर हो जाएं। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है। मुझे अपनी मेज़बान सबा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।